ओए नालायकुम। तो आज जो है हमारे पास एक प्यारा सा टॉपिक, हाँ चल रही है एसी अभी चालू हुआ है, और थोड़ी देर सब्र रखो और शांति से बैठो, गर्मी में मैं भी कब से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब बात सुना शांति से इधर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने लास्ट क्लास में एंटीबॉडीज वगैरह पढ़ ली थी, और एंटीबॉडीज जो है एंटीबॉडीज हो गई, वैक्सीन हमें समझना है आज की टॉपिक में। इससे पहले हमने क्लास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? वैक्सीनेशन है। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये बताओ वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होती है? तो अगर वैक्सीन क्या होती है ये कोई पूछे आपसे, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि वैक्सीन आर वीकेंड पैथोजन। कौन सा पैथोजन? वीकेंड पैथोजन। ये वीकेंड छुट्टी वाला वीकेंड नहीं है, ठीक है ना? वीकेंड पैथोजन और एंटीजन फ्रॉम पैथोजन, और एंटीजन फ्रॉम पैथोजन। सुना ध्यान से, वैक्सीन क्या है? या तो जो पैथोजन है उस पैथोजन को कमजोर करके, उसको मार के कमजोर करके वीक बना के वही आपकी बॉडी में सीधा इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो कमजोर पैथोजन जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है? वैक्सीन है। क्या है वो? वैक्सीन है। या फिर उस पैथोजन की बॉडी में जो बीमारी करने वाला एजेंट है, यानी जो कॉजिंग एजेंट है, जो पार्ट है जो इन्फेक्शन कर रहा है, उस एंटीजन को, उस पार्ट को, उस प्रोटीन वाले पार्ट को निकाल के अलग कर दें और वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मान लिया एक कोई बड़ा टेररिस्ट हो, फेमस टेररिस्ट, ठीक है ना, मतलब बस जहां जाता हो पूरा आतंक ही मचा देता हो तो अगर ऐसा कोई बंदा हो, ऐसा कोई टेररिस्ट, और ये शक हो कि वो हमारे देश में कहीं घूम फिर रहा है या एंट्री करने का कुछ प्लान बना रहा है या कहीं ना कहीं हमारे देश में वो मौजूद है इस समय, ऐसा कुछ हमें संदेह हो जाए, तो हम क्या करते हैं, या पुलिस वाले क्या करते हैं, उस टेररिस्ट का पोस्टर हर गली, हर रोड, रेलवे स्टेशन, जहां जहां भीड़ भाड़ होती है हर जगह पे लगा देते हैं कि भाई साहब देख लो, याद कर लो, शक्ल पहचान लो, दिखे तो पुलिस को बता देना। यही तो करते हैं। तो बस बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट। कैसे हो रहा है? हमने वो पोस्टर दिखाया था और वो पोस्टर दिखा के आपको बताया था ये एक वांटेड है, टेररिस्ट है, देखना तो बताना। तो आप उस पोस्टर को देख लेते हो और देखने के बाद याद रहते हैं आपके ब्रेन में, मेमोरी में याद रहता है आपका कि अच्छा मैंने किसको देखा था, और वैसे ही सिमिलर चीज आपको दिख गई, वही सिमिलर आदमी आपको दिख गया, सेम आदमी दिख गया आपको, तो आप क्या करोगे? फोन करोगे, बता दोगे। यही सेम काम हमारी बॉडी करती है। हम वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर एक जो है पैथोजन का फोटो लेके जाते हैं और इम्यून सिस्टम को दिखा देते हैं, भैया ये फोटो देख लो, याद कर लेना, इसको पहचान लो, इसको अगर ये दोबारा दिखे, कहीं नजर आए तो इन्फॉर्म कर देना। एंटीबॉडीज वगैरह हमने बना रखी हैं, इम्यून सिस्टम हमारा है, हम सबको भेजेंगे उसको मारने के लिए और खत्म करना है इसको, समझ गया ना? और आपको पता है वैक्सीन जनरली हम उन्हीं पैथोजन के अगेंस्ट जनरली बनाते हैं जो बड़े खतरनाक, जैसे वायरस, कोरोना वायरस देख लो, खतरनाक था, उसके लिए पोलियो वायरस है ना, तो ऐसे पोलियो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, प्लेग हो गया, जो है स्मॉल पॉक्स हो गया, जो बहुत डेंजरस बीमारियां होती हैं उन्हीं की, समझ लेना कि वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो टेररिस्ट लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो हमारी बॉडी में जो पैथोजन टेररिस्ट होते हैं उनके लिए हम वैक्सीन बनाते हैं, और टेररिस्ट बनाने में क्या करेंगे, उनकी फोटो शरीर को दिखाएंगे, पहचान लो और उसको करना। अब आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि वैक्सीन किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है, तब क्या बोलोगे? भैया हमारी बॉडी के पास एक एबिलिटी है टू स्टोर दी मेमोरी। अगर मेमोरी स्टोर ना कर पाती हमारी बॉडी तो कुछ मतलब बनता था? आप सोचो, अगर हम एक बार फोटो देखने के बाद शक्ल याद ना रख पाते तो पोस्टर लगाने का कुछ मतलब बनता था? अरे पोस्टर इसलिए लगाया कि शक्ल देख लोगे तो पहचाने रहोगे, अगली बार दिखेगा तो बता दोगे। तो कहने का मतलब हम जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आपसे पूछे वैक्सीनेशन बेस्ड है तो किस पर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे भैया वैक्सीन तो हो गया, अब वैक्सीनेशन क्या होता है सर?
तो वैक्सीनेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, इंट्रोडक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन into the body of organism, into the body of organism, यानी ऑर्गेनिज्म के शरीर में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना, इसे क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब आपसे पूछे बताओ भैया बेसिस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आधार क्या है, किसका? वैक्सीनेशन का। तो भैया वैक्सीनेशन बेस्ड है कहां पर? मेमोरी पर। Based on the ability of body to store memory, to store memory of encounter, यानी स्टोर करना किस पर? मेमोरी ऑफ इनकाउंटर पे, एंड मेमोरी ऑफ इनकाउंटर एंड सिंथेसाइज एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बना लेती है सो दैट, ताकि ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर कैन जनरेट एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए, जो कि आपको पता है फास्ट होता है और इंटेंस होता है। बहुत फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और उस पैथोजन को जो रियलिटी में अभी एंटर किया है उसको खत्म कर देगा। क्लियर बात? तो ये बात हो गई किसकी? वैक्सीनेशन की। किसकी हो गई? वैक्सीनेशन की। चलें आगे। अगला टॉपिक हमारा है इम्यूनाइजेशन। क्या है? इम्यूनाइजेशन। देखो इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स into the body of organism, into the body of organism on exposure of pathogen or एंटीजन फ्रॉम पैथोजन, और एंटीजन फ्रॉम पैथोजन, या फिर आप बोल दो वैक्सीन। मतलब वैक्सीन के एक्सपोजर पर पैथोजन हमारी बॉडी में खुद ही चला जाए, या पैथोजन का एंटीजन किसी तरीके से हमारी बॉडी में चला जाए और हमारी बॉडी क्या जनरेट करे? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं है, बस हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की एबिलिटी क्या है? इम्यूनाइजेशन है। अब एक शब्द आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब यहां पर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज वगैरह देकर के, पैसिव का मतलब क्या हुआ? रेडीमेड। तो भैया इम्यूनिटी आना हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी, जस्ट लाइक एंटीवेनम, एंटीटेटनस वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो मतलब ये क्या है? डेवलपमेंट या बोलो ऐसे नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू रेडीमेड एंटीबॉडी। किसकी वजह से? इम्यून रिस्पॉन्स in the body of organism due to
रेडीमेड एंटीबॉडीज और एंटीवेनम और एंटीटेटनस और एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन और ये सब कुछ हमें कब चाहिए होता है? व्हेन रैपिड रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड। ये सब कब करते हैं? व्हेन रैपिड रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड। ये हम वेट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सांप ने काटा है और हम इंतजार करें कि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करेगी। तो अगर हम इतना इंतजार नहीं कर सकते तो इसे हम क्या बोलते हैं? इससे क्या होगा भाई साहब? पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा। क्या होगा इससे? पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। नोट डाउन करो। शुरू करते हैं अगला टॉपिक, एलर्जी। टॉपिक हमारे पास आता है क्या? एलर्जी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी इज ए हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने पहले भी बताया शायद कभी 11th क्लास में, बट एक बार फिर से बता। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बता रखा है। तो अगर मैं बात करूं एलर्जी क्या होती है, तो मैंने बताया था ये वो कंडीशन है जब आपके दो दोस्त जा रहे हों और दोनों के बीच थोड़ा बहुत नोक झोंक हुई हो और उतनी ही देर में पुलिस फोर्स आ जाए और चारों तरफ क्या हो जाए? घेराबंदी, सेक्शन 144 इम्पोज हो जाए। अब तो शायद बदल गया होगा नया कानून अब लग गया है, तो मतलब जो भी है, हम मुझे तो यही याद है सेक्शन 144 अगर लग जाए, 2-4 लोगों का इकट्ठा होना मना हो जाए, एयरफोर्स वाले आ जाएं, पुलिस वाले आ जाएं, आर्मी वाले आ जाएं, किसके लिए? सिर्फ आपके दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक चाटा मारा है। तो ऐसी चीजों को आप वाहियात चीजें ही बोलोगे या हाइपर रिस्पॉन्स ही बोलोगे कि भैया जरूरत नहीं थी इतनी चीजों की। ऐसे ही हमारी बॉडी कभी कभी करती है। एक कमजोर बेचारा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, कोई कमजोर कोई केमिकल हमारी बॉडी में एंटर किया, उस कमजोर केमिकल को मारने के लिए, उस कमजोर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा इम्यून सिस्टम उठ के चला गया। इसी को क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एलर्जी, एलर्जी क्या है? हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स, इसे क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। और भैया जो लोग एलर्जी करते हैं, जो लोग एलर्जी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। तो मतलब एलर्जी कॉजिंग एजेंट, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स, ये सब क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं। भैया कौन कौन से एलर्जन हो सकते हैं? वैसे तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें जैसे पोलन ग्रेन एक बहुत कॉमन कॉज है एलर्जी का, डेंडर, डस्ट, ईटीसी। हाँ, डस्ट हो गया, डेंडर हो गया, ईटीसी। अच्छा, कुछ जगहों पे एक और चीज बताऊं, प्रॉन, मतलब किसी को एलर्जी अलग अलग चीज से हो सकती है, बट कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं जिसकी वजह से क्या हो सकती है? एलर्जी लोगों को अक्सर हो जाती है। ये सब एलर्जेंस हैं। जब एलर्जी होती है तो भैया कुछ केमिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? केमिकल्स। हाँ बताओ। हाँ, तो अगर हम बात करें तो एलर्जी जनरली बहुत सारी चीजों से हो सकती है, बट अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ समझ रहे हैं ऐसे कुछ कॉमन कॉज जिससे मोस्टली लगभग एलर्जी हो जाती है। अब कई सारे केसेस में होता है किसी को एलर्जी है लेकिन बहुत सारे लोगों को उस चीज से एलर्जी नहीं है, तो उसको हम एलर्जेंस बोलेंगे, लेकिन एक कॉमन एलर्जेंस नहीं है। कॉमन एलर्जेंस मतलब जिससे काफी सारे लोगों को एलर्जी हो जाती हो, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं और एक कॉमन चीजों की ही बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज को स्पेसिफिकली किसी चीज से एलर्जी हो तो अलग बात हो, ठीक है, हो सकती है। अगर आपको एलर्जी का टेस्ट करवाना है तो जो है टेस्ट होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। एक एक एलर्जेंस डाल डाल के चेक करते हैं कि किससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा हो रहा है और किससे इंक्रीज कर रहा है, किससे डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं होता, एलर्जेंस जो कॉमनली होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करके ही चेक किया जाता है। और अगर बात करूं तो केमिकल्स कौन कौन से रिलीज होते हैं? एक केमिकल होता है सेरोटोनिन,
सेरोटोनिन, सेरोटोनिन ना, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये दोनों केमिकल रिलीज होते हैं किसके लिए? एलर्जी के लिए। अच्छा आपको पता है ये दोनों केमिकल कहां से रिलीज होते हैं? मास्ट सेल से, फ्रॉम मास्ट सेल। अगर हम बात करें जब एलर्जी होती है तो कुछ एंटीबॉडीज भी रिलीज होती हैं, और कौन सी एंटीबॉडीज रिलीज होती है ड्यूरिंग एलर्जी? उस एंटीबॉडी का नाम है IgE। कौन सी एंटीबॉडी? IgE एंटीबॉडी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एलर्जी। और भाई साहब एलर्जी का ट्रीटमेंट, भैया अगर किसी को एलर्जी हो गई तो क्या करें? तो उसको क्या दे दो? एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन, या फिर क्या दे दो? स्टेरॉइड्स, या फिर क्या दे दो? एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। ये सब एलर्जी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। और अगर किसी को एलर्जी हो गई भाई साहब तो कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स। पहली बात तो कफिंग, क्या होगा? कफिंग, स्नीजिंग, आंखों से पानी आना, वाटरी आईज, वाटरी आईज, हो सकता है थोड़ा बहुत क्या हो जाए? फीवर, रेडनेस, ईचिंग यानी खुजली, रनिंग नोज, नाक से पानी, रनिंग नोज, या कई बार हम बोलते हैं नेसल डिस्चार्ज। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये क्या है? एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो एक बेसिक बातें हो गई एलर्जी में। एलर्जी से केमिकल कौन से रिलीज होते हैं, एलर्जेंस कौन कौन से कॉमनली होते हैं, एंटीबॉडीज कौन से रिलीज होती है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इतनी बातें आपको एलर्जी के बारे में पता होनी चाहिए। अगला है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा बताओ आपने इम्यून सिस्टम बनाया क्यों था? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम सेफ रहें। और हमने पुलिस क्यों बनाई है? अपनी सेफ्टी के लिए। और हम पुलिस वालों से ही डरते हैं। सही बात है ना? मतलब ठीक है, बट अगर बताऊं तो गांव वगैरह में जाओगे तो बहुत डरते हैं लोग। तो अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? जैसे हमने इम्यून सिस्टम बनाया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही अटैक करने लगे, हमको ही मारने पीटने लगे, हमारी ही दिल को नुकसान पहुंचाने लगे। तो ये सब क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब इम्यून सिस्टम के पास एक एबिलिटी थी टू आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मेरा कौन, बाहर का कौन। भूल गया वो, कह रहा मैं नहीं जानता तू मेरा है, अपना है या पराया है। यानी अपने और पराये में डिफरेंस करना क्या कर जाएं? भूल जाएं। तो वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो एक ऐसी कंडीशन जब आपके माँ बाप इनकार कर दे कि ये हमारा बेटा नहीं है, ये कहीं और का है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। भैया हमारा कौन, पराया कौन, गड़बड़ हो गया इसमें। अगर हम बात करें जनरली इसका कॉज जो होता है बच्चे, वो जेनेटिक कॉज होता है कई बार। कैसा कॉज होता है? जेनेटिक कॉज। और एक कॉज और क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल। ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है कि क्या होता है ये, और एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड
आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या? ज्वाइंट पेन। आपने देख सुना होगा जैसे जैसे थोड़ा लोग बुढ़े होते हैं ना, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। हाँ, आर्थराइटिस एक तरीके का ज्वाइंट पेन है या ज्वाइंट में स्वेलिंग है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर इसके अलावा मैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करूं तो एनसीईआरटी में ये नहीं है। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये क्लास 11th में था। क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? क्लास 11th में। इसके अलावा जैसे पार्किंसन डिजीज आता है, अल्जाइमर आता है, ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आते हैं। बट आपके एनसीईआरटी में बस एक ही 12th में मेंशन किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली याद रखना कि यही पूछेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भाई साहब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए। कौन हो गए? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब हमारे पास आते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? लिम्फोइड ऑर्गन। तो एक बार चलते हैं, एक टेबल बेसिकली बनाएंगे और उसी में लगभग सारे लिम्फोइड ऑर्गन को खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ देखो चलो। हाँ जा रहे हो, बैठे रहो। इधर देखो, हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू, सुनना ध्यान से, फटाफट करते हैं। लिम्फोइड टिश्यू मतलब भैया जो इम्यून सिस्टम आपका पूरा डेवलप हो रहा है, इसमें कहीं ना कुछ टिश्यू का तो रोल होगा। तो लिम्फोइड टिश्यू हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक क्या होते हैं? प्राइमरी, और एक क्या होते हैं? सेकेंडरी। अगर मैं प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू की बात करूं तो क्या करते हैं? फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करेंगे और क्या करेंगे? मैचुरेशन करेंगे। सेकेंडरी लिम्फोसाइट में क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। मतलब अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं ना, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर की तरह हैं, जहां ट्रेनिंग दी जाएगी बढ़िया से कि क्या करना है तुमको। ठीक है ना? और एक्चुअल में वहां चल रहा होता प्रोसेस। अगर हम बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड में दो एग्जांपल हैं। एक हमारा है बोन मैरो, क्या है? एक बोन मैरो, और दूसरा क्या है हमारा? थाइमस। क्या है? इसके एग्जांपल की बात करें, याद रखना, एक तो माल्ट, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज। जैसे याद रखो क्या नाम है, पेयर पैचेज में यही लिख लो, इंटेस्टाइन में होते हैं, बस इससे काम चल जाएगा। कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स, पता ही है आपको, होता है ना। इसके अलावा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड अगर बात करूं तो ये क्या होते हैं? नोड्यूल्स ऑफ लिम्फ टिश्यू, यानी लिम्फोइड टिश्यू के क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। एक्चुअली में ये बिल्कुल वैसे काम कर, जैसे पुलिस चौकी वाले नहीं होते हैं जो बैरिकेडिंग लगा देते हैं रोड के बीच में, कि अगर कोई जाएगा तो उसको रोकेंगे। तो बताइए थी पैथोजन को ट्रैप करने के लिए लिम्फ नोड होते हैं। हाँ नहीं, जो टॉन्सिल के अंदर स्वेलिंग वगैरह हो जाए तब होता है टॉन्सिल लिम्फ नोड, क्या नाम है। अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड जो होते हैं क्या करते हैं? ट्रैप पैथोजन। क्या करते हैं? ट्रैप पैथोजन। एंड एक और काम, फिल्टर ब्लड करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर ब्लड, एक तरीके से। अगर हम बात करें प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू की, बोन मैरो एंड स्प्लीन की, चलो अगले पेज पे। हाँ जल्दी जल्दी कर लो, चलते। अब आता है बोन मैरो, सुना जाना, जल्दी जल्दी से करते हैं। बोन का मैरो, और अगर हम बोन मैरो की बात करें, ये कहाँ होता है? लॉन्ग बोन के अंदर होता है। कहाँ होता है? लॉन्ग बोन, हाँ, बड़ी बड़ी बोनों में होता है।
और बोन मैरो जो है यहाँ क्या होता है, हीमोपोइसिस, मतलब किसकी फॉर्मेशन, ब्लड की फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट यहाँ बनेगा। लेकिन सुनना, यहां पर एक और चीज होता है, साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। याद रखना, बी से बोन मैरो और बी से क्या, बी लिम्फोसाइट, तो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं। ठीक, कितनी बात हो गई किसके बारे में, बोन मैरो के बारे में। आते हैं अगला थाइमस के बारे में। थाइमस की बात करते हैं तो स्मॉल और किडनी शेप का ग्लैंड होता है, और इसका काम क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। किसका मैचुरेशन, टी लिम्फोसाइट का। जाओ भाई। तो अगर मैं बात करूं अब, तो मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट थाइमस होता है, और इसके अलावा जो है स्मॉल किडनी शेप का होगा, और इसको याद रखना लोब्ड ऑर्गन है। कैसा है, लोब्ड ऑर्गन। और सुनना, लार्ज साइज का होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लार्ज साइज एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी जन्म के समय साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एंड कीप रिड्यूसिंग विद एज, एंड कीप रिड्यूसिंग विद एज, यानी उम्र के साथ क्या होता है, छोटा होता जाता साइज। तो ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी के बाद बचते हैं सेकेंडरी। अगले पेज चलो, लिखो जल्दी से, हाँ लिखो सेकेंडरी। अच्छा सेकेंडरी में चलो कुछ चीजें यही लिख देता हूँ। सेकेंडरी में एक लिख लो माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू। और याद रखना, जितने भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं 50% उसका यही होता है, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। अच्छा एक और चीज अगर यहाँ मेंशन करूं, तो अगर आप लिखना चाहो, ये बिहाइंड स्टर्नम होता है। कहाँ होता है, बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम समझते हो ना, चेस्ट वाली बोन, उसके जस्ट बैक साइड में। अगर हम बात करें 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू होता है माल्ट, और माल्ट के बाद एक और जो नाम आता है स्प्लीन। क्या आता है, स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है बच्चे, वो बीन शेप का होता है। कैसा होता है, बीन शेप का होता है। और क्या करता है, स्टोर आरबीसी, आरबीसी को भी स्टोर करता है। और आपको पता है स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसे तो इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, बट इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी को मारा भी जाता है यहीं पे, आरबीसी को मारा भी जाता है यहीं पे। ठीक है ना, क्लियर बात। अब अगर मैं बात करूं, तो जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं, इनका काम क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, लिम्फ जो है क्या नाम है, लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करना, लिम्फोसाइट की स्टोरेज करना, और लिम्फोसाइट की मैचुरेशन करना। ये सारा काम किसका है, लिम्फोइड टिश्यू का है। किसका ये काम, लिम्फोइड टिश्यू का है। अब अगर आपको बात करूं, तो छोटे छोटे से यहाँ लिम्फोइड है, अपेंडिक्स है, लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के बारे में ही बता दिया। अच्छा स्प्लीन के बारे में एक और चीज अगर आप मेंशन करना चाहो, तो ये भी क्या करता है, ट्रैप पैथोजन एंड फिल्टर करता है ब्लड को, ट्रैप पैथोजन, हाँ, और फिल्टर करेगा ब्लड को। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो ध्यान से, इसके बाद क्या अपेंडिक्स है, आपको पता है लिम्फ नोड, जहां जहां पे जैसे लिम्फोसाइट है ना, नोड की तरह यानी गोले की तरह बन जाएंगे, मांस इकट्ठा हो जाएगा, उसे लिम्फ नोड बोलते हैं। उसका पेयर पैचेस इंटेस्टाइन में होते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह माउथ में मिलेंगे। तो डॉक्टर आपने देखा होगा टॉर्च जला के देखता है अंदर, अगर इनके अंदर स्वेलिंग वगैरह होती है, मतलब आपको इन्फेक्शन हो रखा है। तो ये आइडिया लगता है इस सब चीजों से। तो ये सब के सब कहाँ आते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में आते हैं। प्राइमरी में बोन मैरो एंड थाइमस आता है। एक बेसिक आइडिया आपको बस होना चाहिए। यहीं तक आपका जो इम्यूनिटी वाला पूरा टॉपिक था ये खत्म हो जाता है।
अब अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे कैंसर और एड्स की, एंड देन लास्ट में ड्रग्स और अल्कोहल की। ठीक है,